नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के मेजर एमएसएमई सेंटर फरीदाबाद में हैं। मौजूदा माहौल में हम यहाँ पर मूड को समझने का प्रयास करेंगे, डेवलपमेंट्स का जायजा लेंगे और आगे की राह तलाशने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया, रजत बजाज, डायरेक्टर बजाटो ग्रुप, साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर अंशुल ढींगरा, फाउंडर एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। राजीव जी, इस बदलते दौर में, इस रीजन में आप एमएसएमईज के मूड को किस तरह से देख रहे हैं? कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है ग्राउंड से? देखिए, हम वर्ष 2022 में इस समय आपसे बात कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले, आज से एग्जैक्टली 2 वर्ष पहले, जब कोविड की वजह से पहला लॉकडाउन लगा था, तो एक बार तो बिल्कुल अंधेरे के बादल छा गए थे, अनसर्टेनिटी हो गई थी और पता ही नहीं था कि आगे भविष्य में क्या होगा। जब 2020 में पहली वेव समाप्त हुई तो भारत के एमएसएमई सेक्टर को लगभग उस फाइनेंशियल ईयर में 8 महीने का समय मिला। 8 महीने के समय में जहां एक और केंद्र सरकार ने अद्भुत आत्मनिर्भर भारत एक योजना बनाई और उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट किया, 8 महीने में हमारे सेक्टर ने वी शेप रिकवरी की। 2021 में फिर से जब कोविड की सेकेंड वेव आई, जो पहली वेव से भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी गई, तो उसके बाद फिर एक बार अनसर्टेनिटी रही। लेकिन भारत के एमएसएमई सेक्टर की, हमारे उद्यमियों की ये उद्यमिता का प्रतीक है कि एक बार फिर से एमएसएमई सेक्टर निकलकर सामने आया और अपना स्थान बना रहा है। जी अंशुल जी, आप बता सकें, जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका क्या असेसमेंट है? आप किस तरह से रीड कर रहे हैं जो मौजूदा माहौल है इसको? इस मौजूदा माहौल को मैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करने की कोशिश करूँगा। एक वो एमएसएमईज जो दे वर बैडली हिट ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम। उन एमएसएमईज ने क्योंकि बहुत कुछ सफ़र किया था, बहुत कुछ लॉस किया था उस टाइम, उनको रिवाइव करने में चैलेंज इसलिए भी आ रहा है बिकॉज दे आर राइट नाउ ऑपरेटिंग विद अ थॉट प्रोसेस ऑफ फियर ऑफ लॉस रादर देन प्लेजर ऑफ गेन। खोने का डर आज भी ज़्यादा है बिकॉज खोया बहुत है, और पाने की जो इच्छा थी वो एकदम से वो डर के माहौल में फियर ने, स्कैर्सिटी ने वो चीज़ें ले ली हैं, एंड दे बैडली नीड राइट नाउ अ गुड गाइडेंस एंड गुड सपोर्ट सिस्टम। फिर एक एमएसएमईज थे जो बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुए थे, जिन्होंने दे वर सेल थ्रू, आराम से निकल गए। उन्होंने समझा कि सीखो, संभल के चलो, स्ट्रैटेजीज बनाओ और स्ट्रक्चर तरीके से मौजूदा हालात को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। वो वहाँ निकले। तीसरे वो एमएसएमईज थे जिनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था ये पैंडमिक, जिनको उस वक्त इतनी रैपिड ग्रोथ मिली एंड दे हैव स्केल्ड अप देयर बिजनेस टू अ वेरी ग्रेट लेवल। उनको इस वक्त स्पीड के साथ साथ स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। वो स्पीड पे भी हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दे आर फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी। सो आई हैव ऑब्जर्व दीज 3 थिंग्स विच इज़ हैपनिंग। देयर इज़ अ फियर, there is a confidence, there is a people who are leading right now with a caution, and there are people who are right now trying to stabilize at the growth which they have achieved. तो रजत जी, आप जिस तरह से ऑटो कंपोनेंट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 35+ कंट्रीज़ में आपने मेंशन किया आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप किस तरह से इस समय देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ भी हैं, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रहा, या इनफैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन को लेकर कंसर्न्स हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिजनेस पर कैसा इम्पैक्ट उसका देखा जा रहा है? जैसा राजीव जी ने बताया कि जो हमें वी शेप रिकवरी आई थी, वो बहुत अच्छी टर्नओवर्स, बहुत अच्छी डिमांड, बहुत अच्छी सेल होने के बाद, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर ऑनसेट हुआ, उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में प्रॉब्लम आने के बाद हमें लॉजिस्टिक्स का और एक जो कॉन्फिडेंस है उसका बहुत बड़ा इशू आज की डेट में हमें दिख रहा है। क्योंकि जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी कस्टमर्स हैं उन कंट्रीज़ में, वो आज डरे हुए हैं कि वॉर जो है वो एस्केलेट ना हो जाए। वॉर की वजह से जो प्राइजेज़ में ऑयल के जो उछाल आया, पहले ही रॉ मटेरियल प्राइजेज़ जो हैं वो काफ़ी हाई चल रहे थे, जो इसमें उछाल आया उसकी वजह से जो डिमांड है उस पर इफेक्ट आया। अब जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि स्टील के इंपोर्ट पे, स्टील के एक्सपोर्ट पे अभी जो ड्यूटी लगा दी गई है, उसके बाद इफेक्ट आया है, प्राइजेज़ नीचे आने शुरू हुए हैं और उसका इफेक्ट जो है वो डिमांड पे भी आ रहा है, डिमांड भी उठ रही है। लेकिन अभी स्टिल अनसर्टनिटी का माहौल है
और जो हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो ऊपर आने के बाद अब थोड़ा टिपिंग नीचे आई थी और वो अभी जो सेंटिमेंट है वो वीक चल रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो काम आ रहा है जी, एक्सपोर्ट्स का हमें आज की डेट में थोड़ा डाउन होने के बाद जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स अब वो दोबारा से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन आज की डेट में हमें चाइना से कॉम्पीट करने के लिए बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी चाहिए, जो कि यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज लैक करती हैं। वो कैपेबिलिटी बना के हम चाइना को कम्पीट कर सकते हैं। आगे अगर हमारी वो कैपेबिलिटी बन जाती है तो वी कैन डेफिनेटली हैव गुड अमाउंट ऑफ टर्नओवर्स, गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। वर्ष 21-22 में भारत ने हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट किया है अपनी हिस्ट्री में। एब्सोल्युटली। तो ये आप जैसे एक्सपोर्टर्स और उद्यमी जिन्होंने कोविड के बाद रिवाइव किया और विश्व में दोबारा से अपना स्थान आपने पहले से कहीं बेहतर किया, तो भारत ने एक्सपोर्ट में अद्भुत परफॉर्मेंस किया है 21-22 में। एब्सोल्युटली। जैसे आपने रॉ मटेरियल का मेंशन किया, रॉ मटेरियल राजीव जी एक बड़ा इशू था, जिस तरह से प्राइसेस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही थी और गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, जैसे हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल जो स्टील का है उसके कुछ रॉ मटेरियल्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी वेव हो या आयरन ओर पर एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा हुआ, उसका प्राइसेस और अवेलेबिलिटी पर ग्राउंड पर क्या काफ़ी रिलीफ मिली है स्मॉल बिजनेसेस को? बहुत रिलीफ तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर मिली है, जो कि इस समय में अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है। कोविड के बाद से कुछ ऐसा हुआ कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हुए, फिर लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट्स आए और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनकी वजह से जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि रॉ मटेरियल्स लगभग दुगने हो गए, डबल हो गए 1.5 वर्ष के भीतर। और ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को लगा एक बार कि हम कैसे अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को भी मीट कर पाएंगे। बहुत से छोटे उद्योग होते हैं, वो टेंडर में भरकर गवर्नमेंट से ऑर्डर्स लेते हैं, रेलवे से, डिफेंस से ऑर्डर लेते हैं, और अगर उनके रॉ मटेरियल्स डबल हो जाते हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है, एक्सपोर्ट पर, स्टील एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई है, प्लास्टिक में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं, तो दोनों में थोड़ा सा रिलीफ आया है और आई जस्ट होप कि ये रिलीफ बरकरार रहे। रॉ मटेरियल प्राइसेस पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि एकदम शॉर्टेजेस के समय में हैंडफुल ऑफ रॉ मटेरियल्स सप्लायर जो हैं वो मनमाने दाम मार्केट में लें। तो अगर हम स्टील प्राइसेस पर या बाकी चीज़ों पर भी वो रॉ मटेरियल्स जो देश की आर्थिक प्रगति का एक कोर हिस्सा हैं, उनके प्राइस रेगुलेशन पर भी गवर्नमेंट किस तरह से कर सकती है, ज़रूर इस बात को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा, रॉ मटेरियल प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमें जब बाहर से ऑर्डर मिलता है और जब तक हम उसको प्रोसेस करते हैं, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि हमारे लिए कई बार ऑर्डर लेने के बाद वो अनवाइबल हो जा रहा था। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस पे जो चेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहना चाहिए कि अभी डाउनवर्ड जाके अगर दोबारा ही अपवर्ड की तरफ जाता है तो देन अगेन द इंडस्ट्रीज विल बी इन अ प्रॉब्लम। अंशुल जी, आप भी बता सकें तो फिर ये जो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट भी है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, ऐसे में एसएमईज को किस स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए, आगे अपना अगला कदम वो कैसे बढ़ाएं? अब स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अवेयरनेस। I have seen various people, they are not aware, they are not understanding the market, the situation, the scenarios, the kind of challenges they can see and right now they are having and they can foresee. So very important is, second, they must have a clarity of what they are doing and what their business, like for example a clarity of their strengths, their weaknesses, their opportunities, कि आने वाले वक्त में आज वो जो कर रहे हैं उसका क्या स्कोप होगा और ये जो बड़ा इन्वायरमेंट या बड़े इम्पैक्ट कर रहे हैं इनका इनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आई हैव सीन वेरियस पीपल फेसिंग अ चैलेंज दैट दे आर इन लव विद अ प्रोडक्ट रादर देन बिजनेस। So they are struggling and making money, they are not making good money, they are struggling with products which they really have the power and the infrastructure to develop some new things, but they are stuck in certain things, they are not innovating themselves. So I think these few elements are very much required for MSMEs to really look forward and look at a bigger picture. राजीव जी, अभी पिछले दिन हमने ये भी देखा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, उसका किस तरह से
माइक्रो यूनिट्स पर इम्पैक्ट ग्राउंड पर देखा जा रहा है? जी, सीधा इम्पैक्ट है। और अगर ये रेपो रेट 0.9 बढ़ा और बहुत से बैंक्स ने 1% से 1.5% तक भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि वो एमएसएमई जिसने यदि आज 1 करोड़ रुपए का कोई लोन ले रखा है, टर्म लोन है, सीसी लिमिट है, तो ऑलरेडी उसके ऊपर 1% का इम्पैक्ट आ गया। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए शायद लगभग 1% और रेट बढ़े। तो अगर इस साल लगभग 2% का इंटरेस्ट पे फर्क आ जाए तो एक एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप बता सकें, आप किस तरह से बैंकर से सपोर्ट इस समय चाह रहे हैं? बैंकर्स से हमें जो हमारे एग्जिस्टिंग लोन्स हैं या हमारे एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उस पर जो सबवेंशंस हैं इंटरेस्ट के ऊपर, वो इफेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। देयर आर वेरी फ्यू बैंक्स जो कि इंटरेस्ट सबवेंशंस जो कि सरकार देती है वो आगे प्रॉपर वे में इंडस्ट्री तक पहुंचा पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक तो वो, और दूसरा जो विदाउट कोलैटरल लोन्स हैं वो माइक्रो इंडस्ट्रीज को मुहैया कराने चाहिए बैंकर्स को खुल के। राजीव जी, एक और हम पहलू को टच करते हैं, फिर हम ब्रेक के लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं तक एनपीएस की बात है, उस पर आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकें, और एनबीएफसीज के न्यू एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स की बात हो रही है सितंबर 30 से। उसके अकॉर्डिंगली ये है कि यूनिट्स को एनपीए से स्टैंडर्ड में तभी किया जा सकता है अगर बोरोअर अपना कंप्लीटली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे कर दें। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एक हमारे लिए चिंता का विषय भी है। अगर कोई केवल 3 महीना अपनी बैंक की स्टॉक स्टेटमेंट भी न दे पाए या अगर बैंक का किस्त न दे पाए तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। एनपीए करते ही उसका सिबिल और ऐसी रिपोर्टिंग होती है कि अब उसको कोई भी और बैंक या एनबीएफसी चाह कर भी मदद नहीं करता है। बैंक्स को सोचना होगा कि क्या केवल कोलेटरल वैल्यू के आधार पर ही लोन देना है, कि बहुत से बैंक इस कठिन दौर में भी उद्योगों से, खासकर लघु उद्योगों से प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस डिमांड करते हैं। 4% से 5% पेनल्टी लगाते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम मौजूद हैं एक मेजर एमएसएमई सेंटर फरीदाबाद में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, पीएम की तरफ से रैंप स्कीम लॉन्च की गई है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं एमएसएमईज के लिए? बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक इसमें करीब 3,000 करोड़ की सहायता दे रहा है और बाकी भारत सरकार का फंड है। लगभग 6,000 करोड़ के इस फंड के साथ रैम्प प्रोग्राम जो लाया गया है, ये भारत में जितने भी एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी योजनाएं हैं और केंद्र और राज्य सरकारों की भी जो योजनाएं हैं उनको जोड़ने का काम करेगा और एक तरह से तीव्रता, तेज़ी लाएगा, एक्सेलरेट करेगा एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ को। और जहाँ जहाँ भी गैप्स मिलते हैं उन स्कीम्स को रिवैम्प करेगा, रिवाइज करेगा। रजत जी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसके ज़रिए जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उसमें एमएसएमईज़ के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर जोर है। आप एक्सपोर्ट्स के साथ जिस तरह से कनेक्टेड हैं, इसमें किन पहलुओं पर जोर देना चाहिए? फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि जो ई कॉमर्स मोड है उसके थ्रू वो मार्केट की एनालिसिस और मार्केट को चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत बेनिफिशियल रहता है और जो मार्केट में पेमेंट का भी एक मोड है वो भी इसमें सिक्योर्ड रहता है और आपको बहुत इजी है इसमें स्टार्ट करना। तो आप एज अ रिटेल एक्सपोर्टर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिस मार्केट में लगता है कि पोटेंशियल है और वहाँ पे फिर आप B2B अपना बड़ा लेवल पे आप काम कर सकते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए जो स्कीम अभी लॉन्च हुई है उसके अंदर जो हेल्प है वो हम ले सकते हैं। हम लोग एग्जीबिशंस जो लगाते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें भी हमें कई एसोसिएशंस, कई जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं हमें वो सपोर्ट करती हैं। उसमें हम वो सब्सिडी लेके, वो हेल्प लेके हम फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। उससे
एक तो हमें उस मार्केट जहां हम जाते हैं एग्जीबिशन लगाने वहां का भी पता लगता है, और कस्टमर्स आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे आते हैं, तो आपको मार्केट का एनालिसिस भी होता है, आपको कस्टमर से कॉन्टैक्ट भी रहता है। चाइना से लोग बहुत डाइवर्ट होकर अब इंडिया की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमें चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी कमर कस के काम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें अपनी क्वालिटी के ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। अंशुल जी, आप बता सकें इस माहौल में जो एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है वो खुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखे? अगर वो खुद चार्ज अप रहेगा तो आगे अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएगा और आगे भी मूव कर पाएगा, आपकी क्या सलाह होगी? MSMEs have done a lot of work, lot of hard work. सबसे पहले तो इस वर्ड की अहमियत समझनी बड़ी ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स। उसको बोल देते हैं HR का डिपार्टमेंट, बट वो ह्यूमन को कंसिडर एज अ रिसोर्स। Once we able to understand the real value of this word called human resource, we will understand that there is a human who is working here, and we need to understand that human and his emotion. तो अभी क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे MSME को डर लगता है कि अगर हम ट्रेन करेंगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, लोग आते हैं यहाँ सीखते हैं और आगे चले जाते हैं। ये सब जो डर हैं, अगर इनको ब्रॉडर लेवल पे हम समझते हैं तो कई जगह कल्चर का इश्यूज़ है, कई जगह एक मैनेजमेंट का इश्यूज़ है। We need to just understand these things and sort it once and all. और आज जब इतनी competitive environment है, when he's saying we have to compete, we need to have right manpower, right people, right mentality, right structure, and one more important element, we need to have certain guiding principles. राजीव जी आपके पास आ रहे हैं। आपने जैसे कहा राजीव जी, ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किस तरह से एसएमईज़ को आगे बढ़ना है, इसमें स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब न्यूअर स्किल्स भी चाहिए। टेक्नोलॉजी जब सब कुछ चेंज कर रहा है, न्यू टाइप ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। टीम्स कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने जो रिमोट वर्किंग करी उसमें भी हमने सिस्टम सेट किए, सिस्टम्स मैनेज किए, काम किए, तो टीम्स को अपस्किल करना बहुत रिक्वायर्ड है। दूसरा, हमें प्रोसेस को भी जो है उनको भी उनके उसको लेवल रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है फिर डिजिटाइजेशन, जो डिजिटाइजेशन बिजनेस की अगले 9 साल 10 साल में होनी थी, वो कोविड ने 2 साल में कर दी है। आज मैक्सिमम बिजनेस जो है वो डिजिटल जो हो रहे हैं। 47% लोग आज की डेट में वर्ल्ड वाइड, दे वुड लाइक टू परचेज अ प्रोडक्ट ऑन देयर फोन, वेदर इट इज़ B2B और B2C, दे वुड लाइक। तो बहुत सारा बिजनेस जो है वो डिजिटलाइज हो गया है और उसका पुश बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो एक तो बिजनेसेस को अपने आप को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, टीम्स को डिजिटल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस को ऑनबोर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। जिनकी वेबसाइट्स नहीं है, वेबसाइट्स बनाना, ऐप्स बनाना, ऑनलाइन बेचना, इन सब चीज़ों के लिए जो MSMEs हैं उनको आगे बढ़ के आना चाहिए और वर्क करना चाहिए। राजीव जी आपकी तरफ से भी एक मैसेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे MSMEs अक्सर मिस कर जाते हैं, वो है एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनना। आज बहुत से MSMEs गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और सपोर्ट स्कीम्स को मिस कर लेते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है, वो अलूफ रहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या उपलब्ध है। मैं सभी MSMEs को बोलना चाहूँगा कि आज आप इंटरनेशनली मार्केटिंग करें, एक्सपोर्ट करें, इसके लिए 5 लाख प्रति वर्ष आपको सहायता दी जाती है। आप अपने चॉइस की किसी भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हिस्सा कर सकते हैं। 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको सहायता दी जाती है यदि आप किसी डोमेस्टिक एग्जीबिशन में हिस्सा लें, और ये करने से आपका मार्केटिंग बढ़ेगी, आपको नए मार्केट्स मिलेगी। उसी तरह क्वालिटी और टेस्टिंग इक्विपमेंट के लिए 20 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति हर SME को हरियाणा में मिलता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं टोटल करूं तो एक SME को लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्रांट्स और सब्सिडी मिलती हैं सरकार की तरफ से, जिसे MSMEs मिस कर जाते हैं। तो अपने इकोसिस्टम को मजबूत करिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ें जो आपको जागरूकता दे सकें, पॉजिटिविटी दे सकें और आपकी हैंड होल्डिंग कर सकें इस नए दौर में और आगे तेज़ी से बढ़ने के लिए। चलते एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। राजीव जी, हम जब हरियाणा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जॉब कोटा पर इंडस्ट्री के अपने रिजर्वेशंस रहे हैं। जो लोकल यूथ्स हैं उनका प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 75% रिजर्वेशन, जिनकी मंथली सैलरी 30,000 तक है, उस पर क्या लेटेस्ट है एग्जैक्टली अभी फ़िलहाल? ये मामला कोर्ट में गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो इसका फैसला करे। तो हरियाणा हाई कोर्ट ने मार्च में ये सभी हेयरिंग्स कंप्लीट हो गई थी, तो वो ऑर्डर अभी रिजर्व्ड है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जो भी माननीय हाई कोर्ट
ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा जो ऑर्डर लेके आएंगे वो जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सपोर्ट घोषणाएं की गई हैं। उदाहरण के लिए यदि आप हरियाणा डोमिसाइल के किसी व्यक्ति को अपने फैक्ट्री अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो हरियाणा के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसे हम जोन बी सी और डी कहते हैं, जहाँ पर 4000 प्रति एम्प्लॉई पर मंथ हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती है ताकि हरियाणा डोमिसाइल को और अधिक एम्प्लॉयमेंट मिले। रजत जी, हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी अपनी पॉलिसी लाई है 2022 की। इसमें किस तरह के आप नए मौके देख रहे हैं एमएसएमईज़ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बजिंग स्पेस रहने वाला है? अब जो सारा शिफ्ट है वो ईवी की तरफ ही जा रहा है और ईवी में कई बिजनेसेस जो हैं स्पेशली ऑटो कंपोनेंट्स में उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बन गया, क्योंकि कई पार्ट्स जो हैं वो गाड़ी में से अब गायब हैं, ख़त्म ही हो गए हैं। अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत ही मेजर पुश है और ईयर जो पुश है वो और ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है और जैसे जैसे आपको चार्जर्स बैटरी की जो आपको कैपेसिटी है कि कितने किलोमीटर चल सकती है वो बढ़ती जा रही है और ज़्यादा लोग जो हैं वो ईवी पे आते जाएंगे। तो कंपोनेंट जहाँ तक हम ईवी के बात करें तो इट इज़ अ वेरी अपकमिंग मार्केट और इसमें स्कोप बहुत अच्छा है और इकोसिस्टम भी इसमें बहुत अच्छा बनता जा रहा है। तो उस इकोसिस्टम का अगर कंपनीज पार्ट बन जाती हैं सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट बिजनेस इन कमिंग फ्यूचर। राइट। अंशुल जी, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से। मैं सभी एमएसएमईज़ को इस टाइम पे और आने वाले वक्त में देयर विल बी ऑलवेज अ चैलेंज। Environment is changing, environment is volatile, there is uncertainty and it is going to persist. What is more important is you must understand who you are, what are your capabilities, what is your business, what you can do. Focus on building your capabilities, your strength, and focus every day. You must focus on people, process, profits, products, productivity, all these P's which are very, very important for every business. Business owners should focus on these important elements if they really want to take this to and have a good purpose in their life. A business leadership development needs to be there so that we can make India proud and we can really give MSMEs what they truly desire and deserve. SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा के इस एडिशन में फरीदाबाद से इतना ही। अंशुल जी, रजत जी, अजीब जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगले कार्यक्रम में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।